फ्रेंड्स, हम बात करने वाले हैं ग्रामीण बस्तियों के लोकेशन को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में। तो जो धरातल होते हैं, धरातल पर ग्रामीण बस्तियों का वितरण एक समान नहीं पाया जाता। इनकी लोकेशन को बहुत सारे फैक्टर्स प्रभावित करते हैं। मोटे तौर पे इनको दो भागों में बांटा जा सकता है, फिजिकल फैक्टर्स एंड ह्यूमन फैक्टर्स। तो फिजिकल फैक्टर्स में ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। जल की उपलब्धता, भूमि, उच्च भूमि के क्षेत्र, भूगर्भीय संरचना, मृदा, जलवायु, सूर्य के कॉन्टेक्स्ट में, प्राकृतिक वनस्पति, गृह निर्माण सामग्री। और ह्यूमन फैक्टर्स में मानवीय स्वभाव, जातीय परंपराएं, सहकारिता, प्रवास, उपनिवेश और सुरक्षा वाले कुछ कारक आ जाते हैं। तो एक बार इनको डिटेल में कर लेते हैं। अब ये जल की उपलब्धता कैसे प्रभावित करती है ग्रामीण बस्तियों को। तो आमतौर पर जो ग्रामीण बस्तियां होती हैं वो जल स्रोतों के आसपास पाई जाती हैं, जैसे कोई नदी हो गया, झील हो गया, झरने हो गया, क्योंकि जल इजीली अवेलेबल हो जाता है। और कभी कभी जल की ज़रूरत लोगों को काफ़ी असुविधाजनक स्थान जैसे दलदल से घिरे द्वीपों, निचले क्षेत्रों में स्थित नदी के किनारे पर मजबूर भी कर देती है। यानी कि पानी ज़रूरत भी है, लेकिन पानी बहुत ज़्यादा भी नहीं चाहिए। ठीक है, काम चलाने के लिए पानी की ज़रूरत है, लेकिन कभी ऐसा ना हो कि बाढ़ के क्षेत्रों में जाके बसा जाए। और जनरली जहाँ पे बाढ़ आती है तो क्या होगा, बाढ़ आएगी तो फिर नुकसान होगा। तो पानी की उपलब्धता उतनी ही होनी चाहिए जितनी हमारी ज़रूरत है। अगर ज़्यादा बाढ़ वगैरह का कोई क्षेत्र है तो वहाँ पे पानी से बचाव के भी उपाय किए जाते हैं फिर। ठीक है। तो जनरली उन इलाकों पे जो है ग्रामीण बस्तियाँ पाई जाती हैं जहाँ पे जल पर्याप्त मात्रा में होता है, या तो वहाँ पे स्थलीय जल मिल जाए यानी कि सरफेस वाटर मिल ले, या वहाँ पे अंडरग्राउंड वाटर की काफ़ी अच्छी स्थिति हो। ठीक है, जहाँ पे पानी नहीं होता वहाँ पे जो है जनरली बस्तियाँ नहीं पाई जाती। जैसे थार मरुस्थल हो गया, अरब मरुस्थल हो गया, गोबी का मरुस्थल हो गया। तो जनरली इन इलाकों में आपको ग्रामीण बस्तियाँ देखने को नहीं मिलती, क्योंकि यहाँ पे जल की अवेलेबिलिटी नहीं है। अब हम बात कर लेते हैं भूमि अथवा धरातल के बारे में। तो जनरली मनुष्य हमेशा उस जगह को चुनता है जहाँ पे जो भूमि है वो खेती के लिए अनुकूल होती है और उपजाऊ होती है। ठीक है, यूरोप में जो दलदली क्षेत्र रहे हैं या जो नदी घाटियों के जो निचले इलाके रहे हैं, यानी कि वो एरिया जहाँ पे नदी समुद्र में जाके गिरती है, जनरली ऐसे स्थानों पे लोग नहीं बसते हैं। लेकिन जो दक्षिणी पूर्वी एशियाई देश हैं, जैसे थाईलैंड हो गया, वियतनाम हो गया, तो यहाँ पे जनरली क्या है, इंडिया में भी इनफैक्ट जो पश्चिम बंगाल वाला क्षेत्र है, बांग्लादेश वाला क्षेत्र है, यहाँ पे कितने सारे लोग जो हैं बिल्कुल उस नदी घाटी के निचले क्षेत्रों में निवास करते आए हैं। ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि इन लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या होता है? इन लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि होता है। और आपको पता है कि कृषि में भी जो ह्यूमिड एरिया होता है, यानी कि जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मॉइस्चर है और साथ साथ में सन की अवेलेबिलिटी भी बहुत ज़्यादा है, तो जनरली वहाँ पे क्या उगाया जाता है? वहाँ पे चावल उगाया जाता है। तो इस वजह से निचले इलाकों में लोग बसना पसंद करते हैं, क्योंकि वहाँ पे चावल की कई पैदावार ली जा सकती है। साल में तीन बार चावल की खेती करी जाती है इंडिया में भी, जो पश्चिम बंगाल वाला क्षेत्र है। तो ये भी इफ़ेक्ट करता है कि भाई भूमि या धरातल किस टाइप का है, वहाँ पे किस टाइप के रिसोर्सेज पाए जाते हैं आपकी ग्रामीण बस्तियों को बसने के लिए। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं उच्च भूमि के क्षेत्रों के बारे में। तो बस्तियाँ बनाने के लिए मनुष्य हमेशा ऊंचे स्थानों को चुनता है, क्योंकि वहाँ पे बाढ़ का पानी जो है, ताकि कभी बाढ़ आए तो वहाँ पे नुकसान ना हो। इस वजह से नदी घाटी के निम्न भाग में बस्तियाँ हमेशा नदी वेदिकाओं और तटबंधों पर बनाई जाती हैं, यानी कि नदी के जो साइड में जो ऊंचे तटबंध होते हैं, जनरली वहाँ पे बस्तियाँ पाई जाती हैं, क्योंकि ये ड्राई बिंदु होते हैं। तो आपको पता होना चाहिए ड्राई पॉइंट सेटलमेंट क्या होती हैं और वेट पॉइंट सेटलमेंट क्या होती हैं। तो ड्राई पॉइंट सेटलमेंट जनरली नदी घाटियों के क्षेत्रों में जो ऊंचे क्षेत्र होते हैं और बाढ़ से बचने के लिए जनरली ड्राई पॉइंट सेटलमेंट बनाई जाती हैं। वेट पॉइंट सेटलमेंट क्या है? जहाँ पे जिन क्षेत्रों में पानी की कमी होती है, तो जिस जगह के ऊपर भी पानी मिल जाएगा उस जगह पे ग्रामीण बस्तियाँ स्थापित हो जाएंगी। इनको बोला जाता है वेट पॉइंट सेटलमेंट। नम या जिसको हम बोलते हैं नम बिंदु सेटलमेंट या नम बिंदु अधिवास के नाम से हम इसको जानते हैं। और ये ड्राई एरिया कब होगा? ये बाढ़ के मैदानों में जनरली ऊंचे स्थानों को चुना जाता है, ताकि वहाँ पे बाढ़ का पानी ना पहुँच पाए। तो नदी घाटियों में जो ऊंचे क्षेत्र होते हैं उनको हम ड्राई पॉइंट सेटलमेंट बोलते हैं, याद रखेंगे आप इस चीज़ को। और जो वेट पॉइंट सेटलमेंट है, ये जनरली
जहाँ पे पानी की कमी होती है उन इलाकों में पाया जाता है। तो जहाँ पे भी थोड़ा बहुत पानी मिल जाता है लोग वहीं पे बसना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे मरुस्थलों में कोई मरुधान का क्षेत्र है, यानी कि जहाँ पे थोड़ी बहुत पानी की अवेलेबिलिटी है, तो वहाँ पे कौन सी सेटलमेंट बनेंगी, वहाँ पे हमेशा आपकी वेट पॉइंट सेटलमेंट बनेंगी। आप इस चीज़ को याद रखेंगे, ठीक है। इसके अलावा जो है जिन जगह पे हो सकता है दलदली इलाका हो, या जहाँ पे मॉइस्चर बहुत ज़्यादा हो रहा है, या जहाँ पे बारिश बहुत ज़्यादा होती है, तो हो सकता है वहाँ पे जो है घर को ऊंचा बनाना मुश्किल हो, लेकिन लोग क्या करते हैं फिर पिलर बना देते हैं नीचे और उसके ऊपर जो है अपना घर बना लेते हैं। तो पिलर के नीचे क्या करते हैं, या तो उनकी कुछ गाड़ी वगैरह खड़ी हो सकती है, या उनका ज़रूरी सामान इकट्ठा हो सकता है। और क्यों बनाया जाता है ये ऊंचा करके, ताकि जो है कीड़े मकोड़ों से और ये जो थोड़े बहुत जानवर वगैरह होते हैं, कीट पतंगे होते हैं, ताकि उनसे बचा जा सके, ठीक है। तो हमेशा उच्च भूमि के क्षेत्रों को चुना जाता है सेटलमेंट को बनाने के लिए। अब हम बात कर लेते हैं भूगर्भीय संरचना की। तो भूगर्भीय संरचना का आर्थिक महत्व आपको पता है कि भूगर्भीय संरचना की वजह से या पठारी प्रदेशों पे ही जनरली आपकी जो खान वगैरह पाई जाती हैं, बहुमूल्य जो खनिज पाए जाते हैं जनरली। तो जिन स्थानों पर खनिज पाए जाते हैं वहाँ पे श्रमिकों के बसने की वजह से ग्रामीण और नगरीय बस्तियाँ बस जाती हैं। रीज़न क्या होता है, क्योंकि लोगों को वहाँ पे काम करने के लिए जो है रोज़गार मिल जाता है उन खानों में, तो लोग वहाँ पे बसना स्टार्ट कर देते हैं। इसका रीज़न वही है कि जैसे वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में जो सोने की खानें थी, और साथ में स्वीडन में जो किरुना गैलेवारे की जो खान थी, या चिली में जो चिकोई कमाता की जो खान थी। तो वैसे तो ये बिल्कुल आइसोलेटेड एरिया थे, लेकिन इन खानों की वजह से कालगुरली और कूलगाड़ी की वजह से ऑस्ट्रेलिया में, और ये जो किरुना और गैलेवारे हैं इनकी वजह से जो है स्वीडन में, चुकोई कमाता की वजह से चिली में जनरली लोगों ने बसना स्टार्ट किया। तो भूगर्भीय संरचना भी जो है बस्तियों को बनाने में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। नेक्स्ट चीज़ आ जाती है मृदा की। तो आपको पता ही कि ग्रामीण बस्तियाँ का ग्रामीण लोगों का मेन काम क्या होता है, खेती करना होता है। जहाँ पे उपजाऊ मिट्टी मिल जाएगी वहीं पे खेती पॉसिबल होगी, जहाँ पे खेती पॉसिबल होगी वहाँ पे ग्रामीण बस्तियाँ बस जाती हैं। तो ये तो मेरे को डिटेल में कराने की ज़रूरत नहीं है। जलवायु का भी आपको पता है कि हमेशा जो है जलवायु जो है अधिवासों को या सेटलमेंट को प्रभावित करती आई है, यानी कि किस जगह पे कितना तापमान है, कितनी बारिश हो रही है। तो ये कहीं ना कहीं अधिवास को बनाने में, सेटलमेंट को बनाने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। प्रतिकूल जलवायु बस्तियों के विकास में बाधा बनती है। बहुत ज़्यादा ठंडी वायु, बहुत ज़्यादा शुष्क वायु, बहुत ज़्यादा उष्ण और आर्द्र जलवायु, ये जनरली मानव के लिए बेनिफिशियल नहीं होती। हमने पीछे भी किया था जो है क्लाइमोग्राफ के बारे में हमने किया था। तो आपको पता ही है कि कौन सा सेट तापमान का और ह्यूमिडिटी का मानव के लिए अनुकूल रहता है। अब हम बात कर लेते हैं सूर्य के संदर्भ में। तो आपको पता है कि शीतोष्ण कटिबंध और शीत कटिबंध में ठंड बहुत ज़्यादा होती है। तो जनरली लोग क्या करते हैं, लोगों के जो घर हैं वो भी कांच का बहुत ज़्यादा उपयोग करते हैं। क्यों? क्योंकि कांच जो है ग्रीन हाउस इफेक्ट देता है, घरों को गर्म करने में हेल्पफुल होता है। तो वहाँ पे जनरली जो घरों की जो डायरेक्शन होती है, घरों की जो लोकेशन होती है, वो जनरली साउथ फेसिंग होती है। क्यों होती है? क्योंकि आप उत्तरी गोलार्ध में जाओगे तो आपको देखो कि डायरेक्शन कहाँ हो सकती है सन की। तो जनरली उनकी डायरेक्शन सन फेसिंग होती है ताकि घरों को गर्म रखा जा सके। लेकिन जो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र होते हैं वहाँ पे गर्मी ही बहुत ज़्यादा होती है। तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे कोशिश ये की जाती है कि जितनी छाया मिल सके, जितना छाया में घर बन सके उतना बेनिफिशियल है। तो जो घर की जो डायरेक्शन होती है या बस्तियों की जो डायरेक्शन होती है तो वो दूसरी डायरेक्शन में पाई जाती है। ठीक है, जैसे शीतोष्ण कटिबंध में आपको पता है कि दो ढाल होते हैं, एक तो जिस पे सूरज पड़ रहा है और दूसरी वो ढाल जिस पे सूरज सीधा ना पड़ रहा बल्कि उसकी छाया पड़ रही हो। ठीक है, पर्वत की छाया पड़ रही हो। ठीक है, तो पर्वतीय इलाकों में सूर्य की दृष्टि से दो ढाल होते हैं, धूपदार ढाल और छायादार ढाल। हिमालय और आल्प्स की दक्षिणी ढलानों पर सूर्य की किरणें उत्तरी ढलानों की अपेक्षा ज़्यादा तेज़ चमकती हैं।
अतः वह धूपदार ढलान है जहाँ पे अधिक बस्तियाँ पाई जाती हैं। उष्ण कटिबंध में मैंने बता ही दिया कि हमेशा किन डालों को चुनेंगे, हमेशा छायादार डालों को चुना जाएगा। क्यों? क्योंकि गर्मी ही बहुत ज़्यादा होती है, तो जितनी छाया रहेगी उतना एनवायरनमेंट जो है कंफर्टेबल रहेगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम प्राकृतिक वनस्पति की। तो मनुष्य अपनी बस्तियां जनरली वहाँ बसाता है जहाँ आसानी से जो है खेती के लिए उसको अनुकूल जो है एनवायरनमेंट मिल जाए। तो जनरली जो वन होते हैं, वनों को साफ़ करना बड़ा मुश्किल होता है, तो जनरली जो घास के इलाके होते हैं उनको साफ़ करना ईजी होता है। इस वजह से जनरली घास के इलाकों में सेटलमेंट ज़्यादा पाई जाती हैं। बिल्डिंग मटेरियल यानी कि जिस जगह के ऊपर उसको घर निर्माण की सामग्री मिल जाती है वो वहीं पे रहना स्टार्ट कर देता है। जहाँ पे उसको लकड़ी, पत्थर इत्यादि प्राप्त हो जाएं तो जो है उस टाइम उसी जगह पे वो रहना स्टार्ट कर देता है। जैसे आपको पहले ही पता है कि जो चीन में जो लोयस मिट्टी का जो क्षेत्र है उत्तरी चीन में जो है काफ़ी बड़े एरिया में एक रेगिस्तान है, और वहाँ पे जो मिट्टी है वो मतलब काफ़ी महीन है, जिसको लोयस बोला जाता है। तो लोयस मिट्टी के क्षेत्र में जो लोग हैं वो जो है एक गुफा सी बना के रहते हैं। जो सवाना प्रदेश है, सवाना घास के मैदान हैं, वहाँ पे जो है कच्ची ईंटों का उपयोग किया जाता है। आपको पता है कि जो कच्चे घर होते हैं जनरली तो वो गर्मियों में काफ़ी ठंडे रहते हैं और सर्दियों में काफ़ी गर्म भी रहते हैं। और जो एस्किमो है, आपको पता है कि ये जो है बर्फ़ का यूज़ करते हैं अपने घरों को बनाने के लिए। तो जहाँ पे आदमी को गृह निर्माण सामग्री मिल जाती है एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग, वहीं पे वो रहना स्टार्ट कर देता है। अब हम बात कर लेते हैं ह्यूमन फैक्टर्स के बारे में। तो आपको पता है कि मानव का एक स्वभाव होता है कि वो एक ग्रुप में रहना पसंद करता है, चाहे उसका ये ग्रुप उसके परिवार से बना, उसकी जाति के लोगों से बना हो या उसके साथ काम करने वाले लोगों से बना हुआ हो। तो मानवीय स्वभाव है हमेशा ग्रुप में रहना। जातीय परंपराएं, ये भी आपको पता है कि जनरली एक जाति के लोग साथ में रहना पसंद करते हैं और दूसरी जाति के लोग साथ में रहना पसंद करते हैं। तो जनरली आपको भी पता है कि हरियाणा, पंजाब में जितने भी गांव वगैरह पाए जाते हैं तो उनमें जनरली सभी जातियां पाई जाती हैं, लेकिन जो जाति बहुतायत में पाई जाती है उसको उस गाँव को वही नाम दे दिया जाता है। जैसे ये अहीर का गाँव है, ये जाट का गाँव है, ये ब्राह्मणों के गाँव हैं। तो जिस जगह पे जो जाति ज़्यादा डोमिनेंस में पाई जाती है उसको वही नाम दे दिया जाता है। तो जातीय परंपराएं भी जो हैं इनको बनाने के काम आती हैं। सहकारिता, तो आपको पता है सहकारिता में क्या होता है, लोग मिलजुल के किसी एक काम को करते हैं। जैसे जो अमूल है तो ये भी एक सहकारिता का उद्योग है। अमूल जो दूध वगैरह जो आते हैं तो ये भी एक सहकारिता का उद्यम है। क्या करते हैं लोग साथ में मिल के काम करते हैं। तो जो ये खेती का काम है, खेती के काम के लिए बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है। जैसे सपोज़ करो किसी एरिया में नहर पहुंचानी है, ये एक आदमी के बस की बात नहीं है। जब बहुत सारे लोग, बहुत सारे किसान जब डिमांड करते हैं उस चीज़ की तो जनरली उस क्षेत्र में नहर वगैरह भी पहुँच जाते हैं। तो सहकारिता का काम है ये, ठीक है। तो ये सहकारिता की वजह से जनरली लोग साथ में रहना स्टार्ट करते हैं और जनरली उनके जो है फ़ायदे होने लगते हैं, ठीक है। प्रवास की अगर हम बात करें तो मध्यकाल में, क्योंकि आपको पता ही कि मध्यकाल में यूरोप में जनसंख्या बहुत ज़्यादा हो गई थी, तो बड़ी संख्या में जो यूरोप के लोग थे वो उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में चले गए। और वहाँ पे जाके, क्योंकि ऑलरेडी वो बहुत कंजस्टेड इलाकों में रहे हुए थे, तो बहुत सफोकेटिंग एनवायरनमेंट में रहने वाला आदमी क्या पसंद करेगा, एकांत को पसंद करेगा। तो इस वजह से उन्होंने शुरू में जाके वहाँ पे डिस्पर्स्ड सेटलमेंट को बसाना शुरू किया। उपनिवेशों की अगर हम बात करें तो यूरोपीय जातियों ने प्रवास के साथ साथ अफ्रीका और एशिया में जो है अफ्रीका और एशिया के बहुत से भागों में अपने उपनिवेश स्थापित किए। भारत भी आपको पता है काफ़ी लंबे समय तक ब्रिटेन का उपनिवेश था। तो इससे क्या हुआ, अंग्रेज़ों से हमने बहुत सारी चीज़ों को जो है अडेप्ट किया, ली है हमने उनसे बहुत सारी चीज़ें, और उनसे हमने जो है ये लंबे परिवर्तनों के साथ साथ ग्रामीण बस्तियों में भी धीरे धीरे परिवर्तन आने लगे और जो बस्तियां हैं बस्तियों का विस्तार होने लग गया। नेक्स्ट बात आती है सुरक्षा की। तो ये आपको पता ही है कि साथ में रहते हैं लोग तो वहाँ पे काफ़ी सुरक्षा की भावना रहती है। राजनीतिक अस्थिरता, युद्ध या पड़ोसी समूह के उपद्रवी होने की स्थिति में गांव को सुरक्षात्मक
पहाड़ियों और द्वीपों पर बसाया जाता था। तो ये आपको पता ही है कि हमेशा सुरक्षा की भावना इम्पोर्टेंट रही है, और सुरक्षा की भावना ने ही जो है ग्रामीण बस्तियों को ढालने में एक महत्वपूर्ण जो रोल है वो अदा किया है। इनके अतिरिक्त कुछ और बहुत सारी चीज़ें हैं जो ग्रामीण बस्तियों को प्रभावित करती हैं, जैसे सामाजिक उत्सव हो गया, धार्मिक प्रवृत्तियाँ हो गई, आर्थिक और सामाजिक निर्भरता। ये भी कुछ ऐसे कारक हैं जो ग्रामीण बस्तियों की लोकेशन को प्रभावित करते हैं। अब हम बात कर लेते हैं पैटर्न्स ऑफ रूरल सेटलमेंट। तो आप याद रखेंगे कि पैटर्न अलग होते हैं, यानी कि टाइप ऑफ सेटलमेंट अलग होता है और पैटर्न ऑफ रूरल सेटलमेंट अलग होता है। तो टाइप ऑफ रूरल सेटलमेंट का क्या मतलब है? टाइप ऑफ रूरल सेटलमेंट में बस्तियों के मकानों की संख्या और उनके बीच पारस्परिक दूरी के आधार पर जो है निश्चित किए जाते हैं जो है टाइप ऑफ सेटलमेंट। लेकिन पैटर्न में क्या होता है? पैटर्न में उसकी आकृति किस चीज़ से मिलती जुलती है, उसका प्रतिरूप किस टाइप का है, ठीक है, उसकी शेप किस टाइप की है। तो ये आ जाती है आपके पैटर्न्स ऑफ रूरल सेटलमेंट में। गांव की आकृति और आकार को प्रभावित करने वाले कारकों में जो है उसकी स्थिति, यानी कि गांव की लोकेशन क्या है, दूसरी उसकी स्थलाकृति क्या है, तीसरी उसका क्षेत्र किस टाइप का है। तो ये तीनों की तीनों फैक्टर्स उसको प्रभावित करते हैं किसी भी गांव की शेप को। पहला क्या, उसकी स्थिति क्या है, समीपवर्ती स्थलाकृति क्या है, पर्वत है, पठार है, मैदान है, किस टाइप की स्थलाकृति है उसके आसपास, साथ साथ में क्षेत्र का भूभाग किस टाइप का है। तो ये 3-4 फैक्टर्स हैं जो गांव की जो शेप होती है, जो उसका आकार होता है, उसकी आकृति होती है, उसको प्रभावित करते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं रेखिक प्रतिरूप के बारे में। तो रेखिक प्रतिरूप आप अपनी स्क्रीन के ऊपर अभी देख पा रहे हैं। रेखिक प्रतिरूप में क्या होता है, इसे रिबन पैटर्न या इसको हम स्ट्रिंग पैटर्न भी बोलते हैं। तो ये क्या होता है, किसी भी सड़क के किनारे या किसी भी रेल पटरी के सहारे, किसी भी नदी के सहारे, मतलब हर चीज़ के साथ साथ में एक चलने वाला जो पैटर्न होता है उसको हम रेखिक पैटर्न बोलते हैं। एक रेखा की शेप में जब सेटलमेंट बनती चली जाती है तो उसको हम रेखिक पैटर्न बोलते हैं। ऐसे गांव अधिकतर किसी सड़क के दोनों किनारे, नदियों के ऊंचे उठे भाग, नहरों और नदियों के किनारे, किसी संकरी घाटी के समांतर पंक्तिबद्ध रूप में विकसित होते हैं। तो आप अपनी स्क्रीन पे देख ही पा रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा जहाँ पे उच्च ज्वार पंक्तियाँ प्राय एक से अधिक होती हैं और जो गांव की अधिकांश दुकानें जो हैं वो प्राय मुख्य पंक्ति में स्थित होती हैं, ठीक है। तो आपको पता है कि सड़क के किनारे हो सकता है, रेल के किनारे, किसी एक रेखा के साथ साथ चलने वाली जो शेप होगी तो उसको हम रेखिक प्रतिरूप बोलेंगे या लीनियर पैटर्न इसको बोला जाता है। इसके अलावा स्ट्रिंग पैटर्न या रिबन पैटर्न भी इसको बोला जाता है, ठीक है भाई। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं चेकर बोर्ड पैटर्न की। तो चेकर बोर्ड पैटर्न में क्या होता है, किसी मैदानी भाग में या किसी स्थान में दो परिवहन मार्ग जब एक दूसरे को बिल्कुल राइट एंगल के ऊपर आके मिलते हैं, किसी एक चौराहे के ऊपर, और उससे जो पैटर्न डेवलप होता है उसको हम चेकर बोर्ड पैटर्न बोलते हैं या इसको हम चौक पट्टी पैटर्न बोलते हैं, ठीक है। इसमें मुख्य गलियां भी मुख्य मार्गों के साथ मेल खाती हैं। तो इसमें आप देख रहे हैं कि गलियों की जो डायरेक्शन है वो भी बिल्कुल रोड के बिल्कुल साथ साथ में है, ठीक है। तो ये इसकी जो गलियां होती है ये भी बिल्कुल एकदम परपेंडिकुलर होती हैं, ठीक है। जिस तरीके से रोड जा रहा है उसी तरीके से आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं कि गलियां भी उसी टाइप से बनी हुई हैं। ये गलियां एक दूसरे के समांतर होती हैं और आपस में लंबवत कोण बनाती हैं, ये आप देख रहे हैं, ठीक है। ऐसे गांव के प्रतिरूप को चौक पट्टी प्रतिरूप बोला जाता है। ये नॉर्थ चाइना और नॉर्थ इंडिया के मैदानों में ऐसी काफ़ी बड़ी संख्या में ऐसे गांव पाए जाते हैं। इनमें से बहुत से गांव धीरे धीरे जनसंख्या बढ़ जाने के कारण बड़े आकार के बन जाते हैं और कालांतर में कस्बों में तब्दील हो जाते हैं। आपने भी कभी देखा होगा कि अभी आपके जो आसपास वाले गांव हैं या आपका खुद का ही जो गांव है तो उसमें आपने देखा होगा किसी एक पर्टिकुलर एरिया की तरफ घर बन रहे होंगे और वो घर अब बिल्कुल एक सिमेट्रिकल पोर्शन में बन रहे होंगे, बिल्कुल इसी तरीके से रोड बन रहे होंगे वहाँ पे, इसी तरीके से गलियाँ बन रही होंगी वहाँ पे,
ठीक है। तो गांव का जो नया इलाका विकसित होता है विद टाइम, तो जनरली वो चेकर बोर्ड पैटर्न को फॉलो करता हुआ जो है फॉलो करता है उसको। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं रेक्टेंगुलर पैटर्न की, यानी कि आयताकार प्रतिरूप की। तो इसमें आप देख रहे हैं कि सेटलमेंट का जो आकार है, जो सेटलमेंट्स आपको दिखाई दे रही हैं, ये जनरली एक रेक्टेंगल के आकार की बनी हुई हैं। इन बस्तियों की आकृति आयत जैसी होती है। ग्रामीण बस्तियों का यह प्रतिरूप समतल क्षेत्रों अथवा चौड़ी अंतरा पर्वतीय घाटियों में पाया जाता है, यानी कि जो वैलीज़ हैं वहाँ पे आपको इस टाइप की जो है शेप देखने को मिलेगी, जो ग्रामीण बस्तियां हैं उनकी। यहाँ पे जो सड़कें हैं, सड़कों का विन्यास या बिछाव भी आयताकार होता है। ये भी आपको दिख रहा होगा कि ऑलमोस्ट रेक्टेंगुलर शेप में सड़कें जा रही हैं इनमें। इस प्रतिरूप में मकान एक दूसरे से सटे हुए होते हैं और गलियाँ जो है वो बिल्कुल सीधी होती हैं। ये बस्तियाँ मुख्य रूप से भारत के उत्तरी मैदान में पाई जाती हैं और एक दूसरे से सड़कों और पगडंडियों द्वारा मिली हुई होती हैं। तो राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर के आ जाने के बाद में जनरली वहाँ पे ये पैटर्न देखने को मिला है। ठीक है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं अरीय प्रतिरूप की, या जिसको हम रेडियल पैटर्न भी बोलते हैं। रेडियल पैटर्न भी इसको बोला जाता है। तो जिन ग्रामीण अधिवासों में विभिन्न दिशाओं से जो है रोड्स आके मिलते हैं एक दूसरे में, तो क्या है वहाँ पे रेडियल पैटर्न या अरीय प्रतिरूप जो है वो बनना स्टार्ट हो जाता है। इन मार्गों का जो मिलन स्थल है वो ग्रामीण अधिवास का केंद्र होता है और केंद्र से बाहर इन मार्गों के दोनों ओर मकानों की बसावट मिलती है। तो केंद्र के आसपास मकान बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगे मेन सेंटर में, और जैसे जैसे ये सड़कें दूर चली जाएंगी वैसे वैसे आपको दिखाई दे रहा है कि मकानों की डेंसिटी भी कम होती जा रही है, कम मकान आपको दिख रहे हैं। ठीक है। भारत में ग्रामीण अधिवासों की अरीय प्रतिरूप की अगर हम बात करें तो जनरली ये पूर्वी राजस्थान और तमिलनाडु में देखने को मिलते हैं। ठीक है। तो राजस्थान में जो सेटलमेंट होती है लाइक जो आपके शहर हैं वो तो काफ़ी बड़े बड़े हैं, लेकिन जो गांव हैं, गांव में जनरली इस टाइप का आपको पैटर्न देखने को मिलेगा। इसको हम अरीय प्रतिरूप बोलते हैं और यहाँ पे अलग अलग डायरेक्शन से जो है सड़कें आके किसी एक मेन जगह पे आके मिलती हैं। अरीय प्रतिरूप से ही मिलती जुलती एक और आकृति होती है जिसको हम स्टार पैटर्न या जिसको हम तारा प्रतिरूप बोलते हैं। ये अरीय प्रतिरूप का एक विकसित पैटर्न है। अरीय प्रतिरूप का विकसित स्वरूप तारा प्रतिरूप हो जाता है। जैसे जैसे अरीय प्रतिरूप विकसित होकर बाहर की ओर फैलने लगता है तो मार्ग के मध्य क्षेत्र में भी मकान निर्मित होना स्टार्ट हो जाएंगे। ये आपको दिखाई दे रहे हैं, बीच वाले पोर्शन में भी बहुत सारे मकान हो गए हैं और इन सड़कों के साथ साथ भी बहुत सारे मकान बनना स्टार्ट हो जाते हैं। इस प्रकार के अधिवास प्रतिरूप उन नवीन विकसित बस्तियों के रूप में मिलते हैं जिनमें अधिवासों की स्थापना सड़क मार्गों पर ग्राम से बाहर की ओर होती जाती है, यानी कि सड़कों के साथ साथ मकान बनना स्टार्ट हो जाएंगे अलग अलग डायरेक्शन में। तो भारत के गंगा मैदान के जो बाढ़ग्रस्त क्षेत्र हैं वहाँ पे जनरली तारा प्रतिरूप देखने को मिलता है। ठीक है। तो अरीय प्रतिरूप और तारा प्रतिरूप जो हैं वो एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, लेकिन जो रेडियल पैटर्न है उसका एक डेवलप्ड फॉर्म है ये आपका स्टार पैटर्न। ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं, नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं क्रॉस पैटर्न की। तो ये भी जो है काफ़ी मिलता जुलता है, चेकर बोर्ड से मिलता जुलता पैटर्न है ये। तो इस प्रतिरूप में ये प्रतिरूप गांव के उन जगह पे बसते हैं जहाँ पे सड़कें अथवा मार्ग चारों ओर से आकर एक दूसरे को लगभग समकोण पर मिलते हैं, और ऐसे गांव में जो घर हैं वो चारों दिशाओं में बसे हुए होते हैं। तो चेकर बोर्ड में तो क्या था, बिल्कुल परपेंडिकुलर एक दूसरे से आके मिल रहा था, लेकिन अगर सपोज करो कि बिल्कुल परपेंडिकुलर ना हो, ऑलमोस्ट परपेंडिकुलर हो और इस टाइप की अगर शेप बनती है तो ये क्रॉस पैटर्न होता है। यानी कि एक सड़क को दूसरी सड़क अगर क्रॉस कर जाए तो कुछ इस टाइप की आकृति बनती है जिसको हम क्रॉस पैटर्न बोलते हैं। ठीक है भाई। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं त्रिभुजाकार प्रतिरूप के बारे में या ट्रायंगुलर पैटर्न के बारे में। तो ग्रामीण बस्तियों का त्रिभुजाकार प्रतिरूप प्राय ऐसे भूभागों में विकसित होता है जहाँ पे ग्रामीण बस्ती दो नदियों के संगम पर स्थापित हो जाती है। ठीक है। तो यानी कि दो नदियाँ अगर उनका लाइक संगम हो रहा है, दोनों एक दूसरे से मिल रही हैं, तो जनरली उन इलाकों में त्रिभुजाकार आकृति जो है विकसित होती है। ये उन इलाकों में भी विकसित हो सकते हैं जहाँ पे दो मार्ग एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हों। ठीक है। उस इलाके में भी त्रिभुजाकार जो है
आकृति विकसित हो सकती है। तो यहाँ पे क्या हो गया, क्योंकि दोनों साइड में नदी आ गई तो सेटलमेंट इस नदी के पार नहीं जाएगी, सेटलमेंट इस नदी से पार नहीं जाएगी, और जहाँ पे ये दोनों एक दूसरे से मिल रही हैं तो उस डायरेक्शन में भी बस्तियाँ नहीं जा सकती। तो क्या करेंगी, अपनी बैकवर्ड पोजीशन में बढ़ना स्टार्ट कर देती हैं, और ये आकृति किस टाइप की होती चली जाती है, ट्रायंगुलर शेप की होती चली जाती है। ठीक है, तो ऐसी दशा में ग्रामीण अधिवास का बाहर की ओर प्रसार दोनों नदियों और उसके मिलन बिंदु द्वारा प्रतिबंधित हो जाता है, जिसके कारण ग्रामीण अधिवास दोनों नदियों के मध्य भूभाग पर अंदर की ओर त्रिभुजाकार प्रतिरूप में विकसित होना स्टार्ट हो जाता है। इसके अलावा जब किसी स्थल पर 3 ओर से सड़क मार्ग आके मिलते हैं तो ऐसे ग्रामीण भूभाग पर भी बस्तियाँ त्रिभुजाकार प्रतिरूप में विकसित हो जाती हैं। ठीक है, पंजाब और हरियाणा में बहुत जगह जो है आपको इस टाइप की सेटलमेंट देखने को मिल जाएंगी। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं सर्कुलर पैटर्न की या वृत्ताकार या गोलाकार प्रतिरूप की। तो आपको पता ही है कि तालाब या किसी सपोज करो किसी झील के किनारे जो है चारों तरफ जो है सेटलमेंट विकसित होना स्टार्ट हो जाए तो इसको हम गोलाकार आकृति बोलते हैं। ग्रामीण अधिवासों का यह प्रतिरूप किसी झील, तालाब, किले या चबूतरे के चारों ओर बसे अधिवासों के रूप में के फलस्वरूप जो है बनता है। कभी कभी ऐसा भी देखने को आता है कि किसी ज़मींदार या मुखिया की हवेली अथवा पंचायत घर बिल्कुल बीच में होता है और उसके आसपास जो है अधिवास विकसित होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो भारत के कई जगह पे इस टाइप के प्रतिरूप आपको देखने को मिलेंगे। जैसे नैनीताल है तो नैनीताल में बहुत सारी झीलें हैं तो वहाँ पे जो जनरली इस टाइप की आकृति देखने को मिलती है। अजमेर में भी ऑलमोस्ट इसी टाइप की आपको आकृति देखने को मिलेगी कि एक झील है और उसके चारों तरफ जो है एक रोड घूम रहा है और इस रोड के इधर जो है कहीं ना कहीं जो है आपको अधिवास देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा पंजाब, हरियाणा, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र राज्यों में भी जो है ग्रामीण इलाके हैं वहाँ पे भी इस टाइप की आकृति देखने को मिलती है। इस प्रकार के ग्रामीण अधिवास नदियों अथवा सागरों अथवा झीलों के मोड़दार तटों, नदी विसर्पों अथवा गोखुर झीलों पर बसे हुए मिलते हैं, जिसके कारण अधिवासों का प्रतिरूप जो है अर्धवर्ताकार हो जाता है। और ग्रामीण बस्तियों का ऐसा प्रतिरूप मुख्य रूप से जो गंगा और उसकी सहायक नदियां हैं उनके किनारों पे देखने को मिलता है। ठीक है, तो नदी जहाँ पे मोड़ ले रही होगी तो जनरली उन इलाकों में ये बस्तियाँ बसती हैं। मोटे रूप से देखें तो ये आपको रैखिक पैटर्न भी नज़र आएगा नदी के साथ साथ में अगर देखेंगे, लेकिन बिल्कुल थोड़ा उसको और ऊपर से देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि नदी के साथ साथ ही जो है आपकी बस्तियाँ घूम रही हैं। तो ये क्या प्रतिरूप होगा, ये अर्धवर्ताकार प्रतिरूप हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं तीरनुमा आकृति के बारे में। तो आपको दिखाई दे रहा है कि जो तीर का जो आगे का हिस्सा होता है अगर उसकी शेप में अगर कोई सेटलमेंट बन जाती है तो उसको हम तीरनुमा प्रतिरूप बोलते हैं। इस प्रकार के जो ग्रामीण बस्तियां हैं वो अंतरीप के सिरे पर या नदी के नुकीले मोड़ पर होता है। यानी कि सपोज करो कोई नदी बह रही है और उसका वो एक तीर मोड़ ले रही है तो जनरली उस इलाके में आपकी यहाँ पे तीरनुमा प्रतिरूप देखने को मिलता है। इस प्रकार के ग्रामीण अधिवास आगे भूमि के संकरे होने के कारण संकरे बसे हुए होते हैं, जबकि पीछे की ओर इनकी चौड़ाई बढ़ती जाती है। जैसे जैसे हमने अभी किया था ट्रायंगुलर शेप के बारे में, तो उसी से मिलती जुलती है तीरनुमा प्रतिरूप भी। ठीक है, सपोज करो दोनों के दोनों साइड में नदी है, नदियाँ मिल नहीं रही है बल्कि यहाँ पे नदी एक तिखा मोड़ ले रही है, तो आगे डायरेक्शन में सेटलमेंट ग्रो नहीं कर सकती। एज ए रिज़ल्ट जो उसकी डायरेक्शन हो जाएगी वो तीरनुमा प्रतिरूप की हो जाएगी। तो दक्षिण भारत की अगर हम बात करें तो कन्याकुमारी क्षेत्र के जो गांव होंगे वो, और बिहार राज्य में जहाँ पे बूढ़ी गंडक नदी है, बूढ़ी गंडक बहुत ज़्यादा मोड़ लेती है, तो जनरली उस इलाके में आपको इस टाइप की सेटलमेंट देखने को मिल जाती है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं निहारिका पैटर्न के बारे में, नेबुलर फॉर्म के बारे में। तो नेबुलर जो फॉर्म है ये जनरली आपको जो पहाड़ी इलाके हैं वहाँ पे आपको देखने को मिलती हैं। कभी भी आप जब ट्रैवल करते हो पहाड़ी इलाकों में तो जनरली आप घूम घूम के ही जाते हो इस टाइप से। ठीक है, और जनरली जो सेटलमेंट है वो उस मार्ग के साथ साथ ही बनी हुई होती हैं, तो इसको हम नेबुलर पैटर्न बोलते हैं या इसको हम निहारिका प्रतिरूप बोलते हैं। निहारिका से मिलती जुलती आकृति वाले गाँव को निहारिका प्रतिरूप कहते हैं। ऐसे गांव में सड़कें वर्ताकार आकार में होती हैं और बस्ती के केंद्र पर आकर समाप्त हो जाती हैं। ये बस्तियां सामान्य रूप से छोटे आकार की होती हैं, आपको दिखाई दे रही हैं। डिस्पर्स सेटलमेंट आपको यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। इनका विकास गांव के मुख्य ज़मींदार अथवा किसी धार्मिक स्थल के चारों ओर होता है
और इस प्रकार की जो बस्तियाँ वो हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, विंध्य क्षेत्र की जो छोटी छोटी पहाड़ियाँ हैं, टीले हैं, उन इलाकों में ये जनरली देखने को मिलते हैं। अब हम बात कर लेते हैं टेरेस्ड पैटर्न के बारे में, या जिसको हम सीढ़ीनुमा प्रतिरूप बोल सकते हैं। तो सीढ़ीनुमा प्रतिरूप कहाँ पे पाया जाता है? सीढ़ीनुमा जो प्रतिरूप है ये जनरली आपको जो पहाड़ी इलाके हैं ये भी वहीं पे देखने को मिलता है। तो पहाड़ी इलाकों में क्या करते हैं, थोड़ा सा पहाड़ को काट के उसको फैला देते हैं, एक सीढ़ी सी बन जाती है और वहाँ पे सेटलमेंट भी ग्रो करती है और वहीं पे जनरली जो है खेत भी डेवलप होते हैं, जिनको हम सीढ़ीदार खेत बोलते हैं। इस प्रतिरूप वाले गांव पहाड़ की ढलानों पर विकसित होते हैं। पहाड़ की ढलानों को सीढ़ीनुमा काट कर उन्हें कृषि योग्य बनाया जाता है। प्राय किसान इन सीढ़ीनुमा खेतों पर ही रहते हैं। मकान आपस में सटे हुए भी हो सकते हैं और दूर दूर भी हो सकते हैं। इनका निर्माण ढाल के अनुसार विभिन्न ऊंचाइयों पर किया जाता है और जनरली कहाँ पे डेवलप होते हैं, जहाँ पे कोई झरना या कोई स्ट्रिंग उसके आसपास से गुजर रही होती है, तो जनरली हमेशा उन इलाकों में ये पैटर्न देखने को मिलेंगे। ठीक है, हम बात कर लेते हैं शू स्ट्रिंग पैटर्न के बारे में, यानी कि जैसे जूते के जो फीते होते हैं तो किस टाइप के बने हुए होते हैं। तो अगर उससे मिलती जुलती अगर कहीं पे स्थलाकृति या कहीं पे आदिवास देखने को मिल जाए तो उसको शू स्ट्रिंग सेटलमेंट बोला जाता है। फिंच और ट्रिवार्था ने ये नाम दिया था शू स्ट्रिंग, यानी कि जूते के फीते से मिलती जुलती जो आकृति होती है वो जनरली कहाँ पे पाई जाती हैं। ये कुछ गांव किसी नदी के प्राकृतिक तटबंध के ऊपर पाए जाते हैं अथवा समुद्री कटक के ऊपर पाए जाते हैं और उनमें जो रिज होता है, रिज पर बनी हुई सड़कों के किसी एक और मकान बन जाते हैं। यानी कि सपोज करो किसी समुद्र कटक पे या किसी समझ लो किसी नदी के जो तटबंध है तो क्या होंगे, दोनों के दोनों भाग ऊंचे होंगे, बाकी सारा का सारा एरिया नीचा होगा। जूते के जो फीते बांधने वाला जो होता है उसमें भी आपने यही देखा होगा कि जूता का जो फीता वो हमेशा उसके सबसे ऊंचे भाग पे बांधा जाता है। तो जनरली इस टाइप की जो आकृति है ये दो इलाकों में पाई जाती है, एक तो नदी के तटबंध पर या कहीं पे जब आपको समुद्री कटक जहाँ पे पाई जाती है। तो अगर वहीं पे एक साइड में एक डायरेक्शन में अगर घर विकसित हो जाएं तो उसको शू स्ट्रिंग पैटर्न बोला जाता है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं फैन पैटर्न की। तो नदी जैसे ही मैदानी इलाकों में आती है तो नदी अपना जो सारा तलछट है वो अपना डिपॉजिट कर देती है जलोढ़ पंख के रूप में या जलोढ़ शंकु के रूप में। जहाँ पे पानी में महीन कण होते हैं वहाँ पे जलोढ़ पंख बनते हैं और जहाँ पे पानी में पत्थर बहुत ज़्यादा होते हैं या पानी की मात्रा थोड़ी सी नदी में कम होती है तो वहाँ पे जलोढ़ शंकु बनते हैं। तो इस प्रकार के गांव नदी के निक्षेप कार्य द्वारा निर्मित जलोढ़ पंख अथवा डेल्टा क्षेत्रों में बनते हैं। हिमालय में जब नदी जो है पहाड़ों से मैदान की तरफ जब प्रवेश करती है तो वहाँ पे बहुत सारे जो प्रतिरूप हैं वो पंखे की आकृति के या जलोढ़ पंख की आकृति के देखने को मिलते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे पैटर्न आपको देखने को मिल जाएंगे। एल शेप पैटर्न मिल जाएगा, टी शेप पैटर्न देखने को मिल जाएगा। तो भाई ये पैटर्न एंडलेस हैं, मोटा मोटा जो है हम अब कर चुके हैं।